गायत्री विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th क्लास एग्रीकल्चर है देखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसका पहला पार्ट आपके दे रखा है वो है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। इस पार्ट पर आधारित फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने बेसिक इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड आपने ऑब्जर्व की थी कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी शाखा होती है, कौन सी शाखा क्या कार्य होता है और कौन सी शाखा किस डिपार्टमेंट से संबंधित होती है। काफी चीजों को आपने विस्तार से स्टडी की थी। आज हम देखेंगे कि इसी पार्ट पर आधारित अपना आज वीडियो लेक्चर सेकंड है, जिसमें अपन देखेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्था क्या होती है, कौन सा पदार्थ शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, उसके अकॉर्डिंग भौतिक गुणधर्मों के आधार पर तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ की विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी वाइज स्टडी अपन करेंगे। जनरली चीजों को आप ध्यान रखते हुए आप जानते भी कि पदार्थ की परिभाषा आपको पूछे तो लगभग सभी क्या है, क्योंकि आप ये पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ क्या है, ऐसे छोटी मोटी अवस्था के बारे में आपके 7वीं क्लास के बारे में मैटर आपके आना शुरू हो जाता है। फिर भी एक बार उस मैटर को रिवाइज करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली आपको पदार्थ की परिभाषा पूछे तो अपन क्या कहते हैं, पदार्थ या द्रव्य वह वस्तु या चीज है जिसका द्रव्यमान निश्चित हो तथा कोई क्या गिरती हो, स्थान गिरती हो, क्या गिरती हो, स्थान गिरती हो, उसे अपन सामान्य क्या कहते हैं, पदार्थ। जो अपने सामान्य वातावरण में जितनी भी प्रकार की सामग्री दिखाई देती है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, द्रव्यमान फिक्सेबल होता है तथा कहीं पे रखेंगे तो वो क्या करेगी, स्थान घेरते हुए देखी जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे आप जल है, वायु है, कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, ये सारे वस्तुएं क्या है, वस्तुएं हैं, पदार्थ। सारे क्या है, पदार्थ। दिमाग बात रहेगी, पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और आगे जाके कणों को क्या कहते हैं अपन, परमाणु। परमाणु क्या है, किस प्रकार की इसकी प्रॉपर्टी, काफी चीजों को अपन अगले पार्ट में आपके विस्तार से स्टडी आएगी। परमाणु के बारे में, परमाणु खोज किसने की, कहाँ पे किस प्रकार से परमाणु का आकार क्या होता है, काफी चीजों को अपन दूसरे पार्ट में स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको जनरल चीजों को अपन स्टडी यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए, पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करें तो पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था है, 3 अवस्था। कौन कौन सी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। दिमाग बात रहेगी, ठोस अवस्था को अपन बोलते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय फॉर्म या स्टेट। तो ये सिंपल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अब फिर बाद में अपन पढ़ेंगे तीनों पदार्थ की जो अवस्था होती है उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और फिर बाद में ये कंडीशन सारे किसके अंतर्गत आ जाएगी, भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक गुणधर्मों के अंतर्गत पदार्थ के गुणधर्म देखने को मिलते हैं। तो देखिए, भौतिक गुणधर्मों के अंतर्गत अपन क्या अध्ययन करते हैं, पदार्थ की अवस्था है, रंग है, रूप है, आकार है, गलनांक है, क्वथनांक है, तो काफी चीजों को अपन भौतिक गुणधर्मों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो अपन फर्स्ट ले रहे हैं कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, और इन तीनों अवस्था का अपन तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, आगे अपन बढ़ रहे हैं तो उसके पहले आप एक बार इसके शॉर्ट द्वारा मैटर को सेव कर लीजिए। देखिए आगे अपन देख रहे हैं कि पदार्थ की तीनों अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। कौन कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। देखते हैं कि वैसे आप इनके बारे में छोटी क्लास में जानते आ रहे हैं, पता भी है, फिर भी एक बार एक रिवीजन के रूप में आप मैटर को ऑब्जर्व कीजिए कि ठोस अवस्था में पदार्थ के अवयव कण क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं और अवयव कण पास होने के कारण वो क्या होते हैं, अंतराल में आकर्षण बल अधिक लगेगा और जिसकी वजह से ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं, हार्डनेस होते हैं और उसको अपन आसानी से तोड़ नहीं सकते।
तो अपन कहते हैं कि ठोसों का आकार तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होता हुआ बताया जाता है। तो अपन जनरली बात करते हैं इसकी अवयवी कणों की पैकिंग होती है वो बहुत आसपास होते हैं, जैसे कि जनरली ये अवयवी कण क्या है, अवयवी कण ये बहुत पास पास होते हैं। ये पार्टिकल आपने बनाए तो ये ठोसों में क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, अर्थात अपन के इसके इन अवयवों के मध्य की अंतराणु दूरी क्या होती है, नगण्य होती है, बिल्कुल दूरी इसमें किसी प्रकार की दूरी होती नहीं। तो ये बहुत क्या होती है, इनकी पैकिंग बहुत पास पास होती है। अवयवी कण ठोस में अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और अधिक पास पास होने के कारण इनके मध्य की अंतराणु दूरी क्या होती है, नगण्य होते हैं। अंतरा आणविक दूरी क्या हो जाएगी, दूरी नगण्य न्यूनतम, तथा आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल क्या होगा, अधिक पाया जाता है। ये बात जनरली आपको दिमाग में रखनी है कि ठोस पार्टिकल होते हैं उनके अवयवी कण बहुत पास पास होने के कारण इनके अंतराणु दूरी की बात करें वो क्या होती है, नगण्य, और आकर्षण बल क्या हो जाएगा, अधिक। जबकि द्रवों की बात करेंगे तो द्रवीय पार्टिकल होगा उसके अवयवी कण ठोस की तुलना में थोड़े क्या रहते हैं, दूर दूर, ऐसे मिले हुए नहीं होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि इनमें अंतराणु दूरी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, इनमें अंतराणु दूरी पाई जाती है, और आकर्षण बल ठोस की तुलना में इसमें क्या लगेगा, कम। अवयवी कण थोड़े दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, अंतराणु दूरी पाई जाती है, दूरी पाई जाती है, तथा आकर्षण की बात करेंगे, आकर्षण बल तो ठोस से तो कम, ठोस में तो आकर्षण अधिक होगा, परंतु द्रव से क्या होगा, इसमें अधिक देखा जाता है। देखिए आकर्षण बल ठोस से तो कम होता है, परंतु गैसीय अवस्था होती है उससे आकर्षण बल इसमें क्या देखा जाएगा, अधिक देखा जाएगा। दिमाग बात रहेगी। तब इसके अवयव कण क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, लिक्विड के रूप में नॉर्मली फॉर्म में देखा जाता है, द्रव्य अवस्था में एग्जिस्ट करते हुए पाए जाते हैं। और गैस की बात करेंगे तो गैस के तो और अधिक दूर दूर फैल जाएंगे। तो अपन गैस की बात करेंगे तो गैस के अवयव कण एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस प्रकार से। तो अवयवी कणों के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, बहुत अधिक। अवयवी कणों के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, बहुत दूर दूर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, अंतराणु दूरी बहुत अधिकतम, तथा आकर्षण बल क्या हो जाएगा, शून्य। आकर्षण बल क्या हो जाएगा, शून्य। तो इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंतराणु दूरियां अधिकतम, अधिक, तथा आकर्षण क्या हो जाएगा, नगण्य। आकर्षण बल नगण्य हो जाएगा। आकर्षण नाम की कोई चीज नहीं होगी। तब आपने देखा होगा ठोसों का आकार तथा आयतन क्या होता है, निश्चित रहे। ठोसों का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित रहे।
द्रवों का आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, और गैस में आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित। सेकंड कंडीशन आप क्या बताओगे, आकार व आयतन निश्चित। इसमें बात करेंगे तो आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। और गैस में आकार व आयतन दोनों अनिश्चित, आयतन व आकार दोनों अनिश्चित। देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं कि आपने कोई ठोस पदार्थ ले रखा है तो उसका आकार व आयतन क्या रहेगा, हमेशा के लिए स्टेबल बना रहेगा और उसका आकार व आयतन निश्चित होता हुआ पाया जाता है। मान लीजिए आपकी चॉकलेट, इसका मान लो 10 ग्राम वजन है, तो 10 ग्राम आप चाहे कहीं पे कमरे में रखो, चाहे कहीं पे भी रखो, उसका वजन कितना मिलेगा आपको, 10 ग्राम मिलेगा। और जैसे आकार की वैसे वैसे आकार की बनी रहती, चाहे इसको आप डिब्बे में रखो, चाहे टेबल पे रखो, चाहे हथेली में रखो, किधर भी रखो, इसके आकार व आयतन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है। परंतु द्रव की बात करें, द्रव का कोई आकार फिक्स नहीं होता है परंतु आयतन क्या होता है, फिक्सेबल। मान लो 1 लीटर आपने दूध ले रखा है, दूध को थाली में रखोगे, थाली का आकार का हो जाएगा, फैल जाएगा। बोतल में भरा, बोतल के आकार का ले लेगा। गिलास क्लियर, गिलास के आकार का हो जाता है। जिस आकार में आप जिस पात्र में डालते हैं, पात्र के अनुसार वो आकार ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें कणों की स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जबकि गैसीय अवस्था की बात करेंगे तो गैसीय अवस्था करने तो आकार निश्चित होता है, नहीं आयतन निश्चित होता है। तो बेसिकली अपन देखते हैं तो ये जनरली चीजों को उनको ध्यान में होने से आगे देखोगे तो द्रवों को आप संपीड़ित करने का प्रोसेस करोगे तो द्रव दबते, गैस भी दबती, परंतु ठोस क्या दबाने पर दबते नहीं। तो अपन क्या कहेंगे, अगला बिंदु देखिए कि ठोस क्या होते हैं, असंपीड़ित होते हैं। ये असंपीड़ित तथा विसरण रहित आपको बात क्या की जा रही है कि ठोस असंपीड़ित होते हैं। संपीड़ित से आपके यहाँ क्या तात्पर्य, संपीड़ित का मतलब कोई भी वस्तु है उसको दबाने पर, उस पर बल लगाने पर उसके अवयवी कण का सिकुड़ना। अवयवी कण क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक गुब्बारा है या कोई मतलब स्पंजी की बोल बन रखी है, तो उसको आप दबाते हैं तो दबाने पर क्या होता है, सिकुड़ती है। और जैसे आपने दाब हटाया तो वापस क्या आ जाएगी, ऐसा कंडीशन आ जाएगी। तब किसी वस्तु को प्रेशर लगाने पर या दाब देने पर उसके अंतराणविक दूरियों का सिकुड़ना क्या कहलाएगा, संपीड़ितता गुणधर्म प्रदर्शित होता है। परंतु ठोसों में किसी प्रकार का संपीड़ित नहीं होते। ठोस क्या होते हैं, असंपीड़ित। दिमाग बात रखना, ठोस क्या होते हैं, असंपीड़ित होते हैं और विसरण रहित होते हैं। विसरण से आपका क्या तात्पर्य, मान लो उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी वस्तु का फैलना, या विसरण को ज्यादातर अपन वर्ड यूज करते हैं गैसों में, द्रव्य पदार्थों में यूज करते हैं। विसरण का मतलब फैलना, दिमाग रखना। तो ठोस पदार्थ को आप किसी कॉर्नर में रख दिया तो ऐसा नहीं होगा मतलब पूरे कमरे में ऑटोमेटिकली वो फैल जाएगा कि मान लो टेबल की सांद्रता वहां पे दी गई और इधर के कॉर्नर में आपकी टेबल नहीं है तो टेबल ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ से हटके वहां पे नहीं जाएगा, नहीं जाता है। तो अपन कह सकते हैं ठोसों में ठोस असंपीड़ित होते हैं तथा विसरण रहित देखे जाते हैं। परंतु गैस में अपन बात करेंगे तो गैस में अधिक संपीड़ितता गुणधर्म पाया जाता है। संपीड़ितता गुणधर्म क्या होगा, अधिक, क्योंकि उनके अंतराल दूरियां अधिक होने के कारण उनको दबाएंगे तो आसानी से क्या होते हैं, दबते हैं। तथा
विसरण का गुण भी इसमें देखा जाता है। विसरण का मतलब गैस को आप खुला छोड़ोगे तो 1 सेकंड में उस सांद्रता से निम्न सांद्रता में फैल जाती है। जैसे मान लो एक कॉर्नर में आप अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती का धुआं पूरे रूम में ये 2 मिनट में पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों फैलता है? क्योंकि गैस की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है। दिमाग बात रहेगी। तो अपन कह सकते हैं इसमें ये असंपीड़ित होते हैं तथा विसरण रहित होते हैं, जबकि ये संपीड़ित तथा विसरण का गुण दर्शाते हैं। दिमाग बात रहेगी। गैस होती है वो संपीड़ित होती है तथा विसरण का गुणधर्म दर्शाएगी। अब बात करते हैं द्रव्य पदार्थ की। तो द्रव्य पदार्थ इनके मध्य की अवस्था है तो दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी प्रदर्शित करेगी। इसमें विसरण का गुण ठोस की तुलना में अधिक होता है, परंतु गैस की तुलना में क्या होगा? कम। मान लो ठोस को मतलब आपने कहीं पे रखा तो वहीं पे पड़ा रहेगा, परंतु जल को आप रखोगे तो क्या वहां पे फैलेगा नहीं? क्या जल को गिराने पर जल तो क्या होता है? फैलता है। जल तो क्या होगा? फैलेगा। तो जल इसमें विसरण का गुण पाया जाता है, अर्थात श्यानता। जल में जो बहने का गुण पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं श्यानता। इसमें श्यानता पाई जाती है, इसमें अनुपस्थित होती है, और उसमें श्यानता वर्ड ने यूज करते हुए क्या कहते हैं? विसरण। ध्यान रखना। तो देखिए ये संपीड़ित तो होते हैं, संपीड़ित तथा श्यानता प्रदर्शित करते हैं। गुण पाया जाता है। इसमें द्रव पदार्थ में देखेंगे तो द्रव को आप दबाओगे तो विशेष कंडीशन में दबाने पर ठोस और समकोण होने की टेंडेंसी रहती है, क्योंकि इसके अणुओं के मध्य थोड़ी बहुत दूरी पाई जाती है। तब इसमें संपीड़ित तो होते हैं तथा श्यानता का गुण पाया जाता है। श्यानता का मतलब जब द्रव पदार्थ को गिराते हैं तो गिराने पर उसका एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहना, वो इसका प्रॉपर्टी क्या होती है? श्यानता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो अर्थात कह सकते हैं द्रव में बहने का गुणधर्म पाया जाता है, जबकि ठोस में बहने का गुणधर्म नहीं पाया जाता है। और गैस को बहने के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं, वो क्या कहते हैं? विसरण। विसरण की प्रक्रिया क्या होती है कि किसी गैस का उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फैलना या बहना क्या कहलाएगा? आपके विसरण कहलाएगा। अब देखिए ये कुछ कॉन्सेप्ट पॉइंट को अपने यहाँ पे कवर किया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाद में 2-3 पॉइंट और रहते हैं, उसको भी आगे मेंशन कर रहे हैं ताकि एक बार आपका स्क्रीनशॉट हो जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट? देखिए आगे आप देख रहे हैं कि ठोसों की ऊष्मीय ऊर्जा, गैसों की ऊष्मीय ऊर्जा और द्रव्य की ऊष्मीय ऊर्जा तीनों की अपन कंपैरिजन देखें तो ठोसों की ऊष्मीय ऊर्जा का मान होता है वो सबसे कम होता है। ऊष्मीय ऊर्जा से आपका यहाँ पे क्या तात्पर्य कि मान लीजिए 1 किलो कोई ठोस पदार्थ है, 1 किलो ठोस पदार्थ को जलाने पर उससे मुक्त होने वाली ऊष्मा को ऊष्मीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को जलाने पर मुक्त होने वाली ऊष्मा या 1 किलोग्राम पदार्थ को जलाने पर मुक्त होने वाली ऊष्मा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। दिमाग बात रहेगी। 1 किलोग्राम किसी वस्तु को आप जलाते हैं और उस दौरान आपके जो ऊर्जा मुक्त होती है वो उस वस्तु की क्या कहलाएगी? ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। तो देखिए ठोसों की ऊष्मीय ऊर्जा बहुत कम होती है, द्रवों की ऊष्मीय ऊर्जा ठोस से अधिक परंतु गैस से कम, और सबसे अधिक ऊष्मीय ऊर्जा किसकी पाई जाती है? गैस की। क्यों? इस बेस के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल के बेस पे देखें तो मान लीजिए 1 किलो आप एक लकड़ी को जलाते हैं और 1 लीटर आप 1 किलो आप मान लो पेट्रोलियम पदार्थ को जलाते हैं और 1 लीटर आप गैस के पदार्थ को जलाते हैं, तो उस दौरान आप देखते हैं किसमें उसमें ऊर्जा सबसे अधिक होती है। एक तो आपको गैस पे खाना बनाना है, एक स्टोव पे खाना बना रहे हो और तीसरा आप बना रहे हो लकड़ी से, तो किसमें खाना जल्दी पकता है? तो आप बता सकते हैं
कि गैसीय पदार्थ में उसमें ऊर्जा अधिक होती है और गैस पे जल्दी से खाना बनता हुआ देखा जाता है। तो दिमाग बात रहेगी, तो गैस की उसमें ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उसको कम टेम्परेचर पे उसके अंतराणु जो अणु होते हैं वो आपस में बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट से तो आराम से टूट जाते हैं और आकर्षण बल कम होने की वजह से वो जल्दी से बंद टूटेंगे और उसमें ऊर्जा अधिक प्रदान करने का कार्य करते हैं। कई बार आपको एग्जाम में पूछते भी हैं कि उसमें ऊर्जा का क्रम बताइए, ईंधन की उसमें ऊर्जा का क्रम बताइए। ईंधन की उसमें ऊर्जा का क्रम ईंधन तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो आप जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस। तो देखिए क्रम क्या देगा, सबसे कम होती है ठोस में, फिर गैस में, द्रव में, ठोस से अधिक और सबसे अधिक पाई जाती है गैस में। एग्जाम्पल इस पे आपको बताएं तो इस पे दे दूंगा कोयला, फिर इस पे केरोसिन और इस पे एलपीजी। बता सकते हैं ना कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पदार्थों को अपन 1 किलोग्राम पदार्थ को जलाते हैं और उस दौरान मुक्त होने वाली ऊष्मा का क्रम आपको कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो ध्यान रखना कि सबसे अधिक होती है गैस की, फिर बाद में द्रव की और सबसे कम होती है ठोस पदार्थ की, उसमें ऊर्जा देखी जाती है। अब इस पे आपको एग्जाम्पल पूछे थे, एग्जाम्पल जितने भी आपको दो होते हैं, लकड़ी है, पत्थर है, कोई भी लकड़ी, पत्थर, सोना चांदी, अर्थात इसमें धातु, डेस्कर, जो भी लिखो उदाहरण का मैं कुर्सी, टेबल, ये साथ क्या है ठोस पदार्थ। और द्रव पदार्थ की बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल क्या लेंगे, जल, तेल, घी, रुधिर, छाछ, दूध। ये साथ क्या है आपके जितने भी उदाहरण है उतने क्या कम है, कॉफी, ठंडा, अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ, केमिकल, जितने भी उदाहरण मेंशन करे उतने कम जो द्रव के रूप में बहते हो, जो क्या हो बहने के गुण प्रदर्शित करते हैं। और गैस में एलपीजी, सीएनजी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, वायुमंडल में जितनी भी गैसें होती है वो वायु। तो ये सारे पार्टिसिपेंट इसमें हो जाते हैं गैसों में। तो आपने देखा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने आज किया है कि पदार्थ भिन्न भिन्न अवस्था में एग्जिस्ट करता है, उनकी भिन्न भिन्न प्रॉपर्टी होती है और उसके कई प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित देखे जाते हैं। पदार्थ की सामान्य गुणधर्मों के अंतर्गत, पदार्थ के भौतिक गुणों के अंतर्गत आती है पदार्थ की अवस्था, पदार्थ के आकार, आकृति, रंग, रूप, गंध। तो ये काफी सहयोग देखिए। तो ये तो आपने पदार्थ की तीनों अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया। अब अपन जनरली एक सेंटेंस लिख सकते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था के अंतर्गत क्या आता है और रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत क्या आते हैं। तो पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उन दोनों को अपन डिस्कस कर रहे हैं। फिर अपन अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे रासायनिक गुणधर्म। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अपन देखिए पदार्थ के बेसिकली गुणधर्म होते हैं, दो कैटेगरी डिवाइड कर रखे होते हैं, एक तो भौतिक गुणधर्म और एक होते हैं रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म बेसिकली अपन इसको कहते हैं जिनको अपन फिजिकल क्रिया द्वारा एहसास किया जा सकता है, शारीरिक क्रिया द्वारा इनको देख सकते हैं या इनका अनुभव अपन कर सकते हैं। परंतु रासायनिक गुणधर्मों को अपन शारीरिक क्रिया द्वारा आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जनरली इसके अंतर्गत आप क्या कहते हैं, पदार्थ का संगठन,
पीएस के अनुसार अपन क्या करते हैं, मूल्य प्रसारित पदार्थ की, पदार्थ में क्या परिवर्तन द्वारा चेंजेस इसमें कंसीडर करते हैं, और विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। भौतिक गुणों के अंतर्गत रंग है, रूप है, आकार है, माप है, गंध है, अवस्था है, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, अथवा अपन कह सकते हैं टेम्परेचर इफेक्ट, जितने भी प्रकार के होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पदार्थ, घनत्व, ये सारी प्रक्रिया होती है, उनको अपन भौतिक गुणधर्मों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो जनरली आज अपन ने स्टडी किया है पदार्थ की भौतिक अवस्था का विस्तार रूप से स्टडी किया। तब आपको देखने मिलती है पदार्थ की भौतिक मूलभूत 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, इनके बारे में देखा। फिर अपन अगली वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, और पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों के अकॉर्डिंग पदार्थ का संगठन क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, काफी चीजों को उसमें अपन स्टडी भी करेंगे। तो नॉर्मल सा टर्मिनोलॉजी बेस पर आपके ये पार्ट है, व्यवस्थित जो कॉन्सेप्ट काफी चीजों को आप पढ़ के आए और उन्हीं का यहाँ पे क्या करवाएंगे दौरान, और फिर बाद में धीरे धीरे अपने इंटर करेंगे, अपने सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर भी आपके सामने आएगा। तो ये था आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित आज का वीडियो लेक्चर। व्यवस्थित रूप से पढ़े, समझें, किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट और डायरेक्ट पूछ के उसका समस्या का समाधान करें। होमवर्क के रूप में मैं आपको एक दे रहा हूँ कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए विस्तार रूप से अपना एक प्रश्न बना के उसका विस्तार रूप से आंसर मेंशन करें। इम्पोर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे सुख और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।